देखो कुछ ग्राफ थे, मैं आपको कराता हूँ। ग्राफ कौन कौन से थे? सबसे पहला जो ग्राफ था एक्स स्क्वायर था। पहले कौन था? एक्स स्क्वायर था ना। 4 ग्राफ थे। ये चारों ग्राफ आपको याद रखने चाहिए। मैं ब्लैक स्क्रीन पे लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आंखों की प्रॉब्लम है यार, बहुत ज़्यादा जलन होती है आंखों पे। तो y प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। एक काम करो, x और y लिखते हैं। जब x को 0 करोगे y की वैल्यू नॉट डिफाइंड। x को 1 रखा, x को -1 रखा, x को 2 रखो, 1/4 मतलब 0.25। x को 3 रखो, 19 मतलब 0.11 ना। -3 रखोगे तो भी 0.11। तुम और आगे चाहिए तो बढ़ाते रहना। अब ये ग्राफ अगर बनाना है मुझे, तो मैं एक काम करूं, ये x ले लिया और ये इसको y मान लिया। नंबर्स डालो। ये अपना ओरिजिन है, ये मैंने 1 लिया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। इतना ही डिस्टेंस जब ऊपर लोगे तो यहाँ कुछ 1 जाएगा। अब 1 के ऊपर नहीं, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 आ रही है, तो मैं नीचे आता हूँ। तो 1 के बाद ये वाली जो वैल्यू होगी, दिस इज 0.5, इसका आधा ये आएगा अपना 0.25 और इसका भी ऑलमोस्ट आधा, तो 0.11। ठीक है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे कहीं आएगा आपका -1, -3। अब देखो रफली मैंने अप्रोक्सीमेट किया, डिस्टेंसेस बराबर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा ग्राफ में। जब मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊंगा तो x 0 पर y कितना आ रहा है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लाइन का मतलब कहीं ना, अभी बताया था लास्ट टाइम में, रिलेटिवली वो हमें कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ये रिलेटिव टर्म होता है नॉट डिफाइंड। कहीं ना कहीं वो इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा होगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो इन्फिनिटी पर मिल रहा होगा। तो नॉट डिफाइंड को जब भी आप ग्राफ पे दिखाओगे तो आपको क्या दिखाना चाहिए? आपको दिखाना चाहिए कि ये ग्राफ, अगर y नॉट डिफाइंड है तो y के पैरेलल लाइन आ रही है। लाइन कैसे आ रही है? y के पैरेलल। तो अगर ये मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो x 0 पर y पैरेलल हो गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है? क्या यहां पर है? x की वैल्यू 2 है तो y कितना है? 0.25। और x की वैल्यू 3 हुई तो यहां कहीं। ये ग्राफ ऐसे पैरेलल से आएगा। मतलब देखो अब क्या हुआ है, थोड़ा ये डेटा नहीं मिला है ना, तो इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको हटा करके पूरा एक परफेक्ट ग्राफ बनाता हूँ। डेटा तुम्हें दिखाया कि जब फेच करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है। अब ये तुम्हारे ये सेपरेशन अगर हर जगह इक्वल होंगे, ये सेपरेशन भी इक्वल होगा, तो वो बिल्कुल एक ऐसा प्रॉपर कर्व दिखेगा, ये टिल्टेड कर्व नहीं दिखेगा।
और ये कर्व बनाओगे तो ये कर्व दिखेगा कैसे, ये देखो, डेटा हटाता हूँ सारे। ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये ऐसे पैरेलल क्यों जा रहा है आगे, क्योंकि जब बढ़ते बढ़ते ऐसे x को इन्फिनिटी कर दोगे, प्लस माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, तो 1 बाई इनफाइनाइट, तो y 0 हो जाएगा। तो जब x 0 था तो y ऑलमोस्ट पैरेलल था, इन्फिनिटी मतलब पैरेलल, और जब x इन्फिनिटी हुआ मतलब x के पैरेलल लाइन आई तो y ऑलमोस्ट 0 हो गया। ये ग्राफ, ये पॉजिटिव साइड के लिए बनाया हमने। जब x की नेगेटिव वैल्यू रख रहे तब भी तो y पॉजिटिव आ रहा है, तो दूसरा ग्राफ इधर ऐसा बनेगा। समझा? कोई दिक्कत? तूने बनाया तो है, बनाया तो था ग्राफ, नहीं बनाया? क्या गलती हो गई थी ग्राफ में? डेटा लिखने में ना, हाँ डेटा लिखने में गलती की है। ये y प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दोनों किसके लिए है? y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, पागल थोड़ी हूँ, तुम्हें लगता होगा लेकिन मैं हूं नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हो? f की वैल्यू क्या होती है? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 आर द मासेस, जो भी कांस्टेंट है, तो यहां से f प्रोपोर्शनल 1 बाई, अब देखो यही तो है, y की जगह f। आपको ये ग्राफ पता है, आप डायरेक्टली ये ऑप्शन देख के टिक कर दोगे, ठीक है? इसलिए इस ग्राफ को जानना था। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, अलग अलग कलर से सारे ग्राफ इसी में बना देता हूँ, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। आप अलग अलग ग्राफ बना लेना, मुझे कई सारे पेजेस नहीं लेने पड़ेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये जितने भी ग्राफ है ना, वो स्टैंडर्ड ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन वाला आपको याद रखना है कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, बाकी ग्राफ का जो शेप है वो पूरा याद रखो कैसा होता है। y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर कैसा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसा होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसा होगा, और ग्राफ्स आप याद रखो। जब आप y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो इसमें क्या होगा? देखो ये x y ये y, वैल्यूज सारी यही रहेंगी, लेकिन y माइनस इन्फिनिटी आएगा, सब वैल्यूज यहाँ पे माइनस में आएंगी। अब सही है ना? x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। मतलब यही ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये ग्राफ किधर आ जाएगा अभी? नीचे। तो यहां पर अगर मैं x को इन्फिनिटी रख दूं तो y की वैल्यू 0। मतलब ये ग्राफ ऐसा, वो लिखना वही था, 1 बाई एक्स को तो पहले ही कर लिया था, ठीक है? अब ये हो गया। अब मैं अलग कलर से फिर दूसरा भी बना रहा हूं, सारे ग्राफ बना रहा हूं एक में ही। कौन सा कलर? चलो ग्रीन लेता हूं। y प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स का, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। आप अलग अलग बना सकते हो ग्राफ, देखो कलर कोडिंग के साथ जाना। ये जो है वो y 1 बाई एक्स स्क्वायर का है, ये जो पिंक वाला है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का है। अब 1 बाई एक्स में जाते हैं। 1 बाई एक्स का ग्राफ आप डेटा के साथ चलोगे तो आपको समझेगा, नहीं जाओगे तो भी समझेगा कि कैसे कर रहा हूं मैं। x0 पर y इन्फिनिटी, x1 पर y 1, x माइनस 1 पर y की वैल्यू -1। देखो ना, x1 रखो तो 1 बाई 1, x माइनस 1 रखोगे तो 1 बाई -1। x को 2 रखा तो y की वैल्यू 0.5, 1 बाई एक्स। x को -2 रखो तो ये कितना आ रहा है? देखो वहां पे 0.25 था, यहाँ पे क्या आया है? 5। तो जो ग्राफ का स्टीपनेस होगा ना वो कम हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ये 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा, यहां से तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही, लेकिन ये यहीं कहीं से घूम जाएगा ऐसे। मौत को छू के टक से वापस आ जाओ,
तो क्या कहलाएगा 1/x², जो ओरिजिन के बहुत क्लोज जाएगा उसका कर्व, ठीक है। लेकिन 1/x का ग्राफ ओरिजिन के क्लोज नहीं होगा। जैसे यहां पर ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छे से बनाने दो मुझे, ऐसा कुछ। ये दोनों ग्रीन वाले किसके हैं? 1/x के। अगर देखना 1/x² फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट था, क्योंकि x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए वो कैसा था? पॉजिटिव। -1/x² जो है x के थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में था, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है। लेकिन जब 1/x बनाया हमने तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है। तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y की भी कौन सी वैल्यू लिया हमने? नेगेटिव। ठीक है ना, समझता है सबको? एक और है y प्रोपोर्शनल 1-1/x। अब मैं इसके लिए डेटा नहीं लिखूंगा, आपको डेटा पता है कैसे होगा। ये फर्स्ट और थर्ड में है तो वो कहां पे आ जाएंगे? सेकंड और फोर्थ में। रुको, इसको मैं रेड पेन से लिखूं, आपको समझ में आएगा। ग्राफ यही रहेगा, बस अब वो आएंगे कहां? इसको कहां इस्तेमाल करेंगे पता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका और इसका एक ही नाम है, हाइपरबोलिक ग्राफ है। आपके पास भी मल्टी कलर पेन है तो आप एक में ही बना लीजिए, अगर मल्टी कलर पेन नहीं है तो अलग अलग बना दीजिए। तो ये ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन देख लिया, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला और हाइपरबोला लिख चुके। और देखो दो और ग्राफ है बस। सर्कल, हाँ सर्कल। सर्कल का ग्राफ कैसे बनेगा? सर्कल का ग्राफ सर्कल बनेगा। कैसे समझोगे कि सर्कुलर ग्राफ बन रहा है? अगर इक्वेशन आ जाए x² + y², यार एसी नहीं चल रहा है क्या? बहुत गर्मी हो रही है। x² + y² = a²। यहां पे a कांस्टेंट है, ऐसा दिख जाए आपको तो आप समझ जाना ग्राफ कैसा बन रहा है? सर्कुलर। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये डिस्टेंस जो है ये a है। एक और होता है एलिप्स। एलिप्स का क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है? x² / a² + y² / b² = 1। ऐसा कहीं इक्वेशन दिख जाए, ना दिखे तो ऐसा बना भी सकते हैं, अभी मैं करवाऊंगा क्वेश्चन में। तो ये एलिप्टिकल इक्वेशन बनेगी। एलिप्स का मतलब क्या है? जैसे आपकी अर्थ है, एक साइड बड़ा हो गया ना, चलो ऐसा। अब इस एलिप्स के बारे में समझो। इस एलिप्स के बारे में समझो। ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये वाला डिस्टेंस, इसको a बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको b बोलते हैं। आप लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़ा है ग्रेविटेशन में? केपलर्स लॉ नहीं पढ़ा? सुना हुआ है? प्लैनेटरी मोशन के लॉज है कि उसमें सन जो है एलिप्स में फोकस होते हैं। एलिप्स के फोकस पे सन रहता है, और जो वो है कोई भी प्लैनेट वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और उसमें एपीहेलियन होते हैं और पेरीहेलियन होते हैं। 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्पीड्स कम ज़्यादा होती है किसी भी प्लैनेट की। जो आपको मैक्सिमम गर्मी, हमें पता है ना कि गर्मी और ठंडी क्यों हो रही है? मूवमेंट से हो रही है ना, रोटेशन से। तो जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, अर्थ रोटेट कर रही है जो पेरीहीलियन पे, तो पेरीहीलियन पे सन के बहुत पास में है, तो सन से हीट ज़्यादा निकल रही है, तो हमें गर्मी बढ़ जाती है। और इसीलिए हर जगह की देखो मौसम अलग अलग होता है। कहीं पे सर्दी ही सर्दी रहती है, विंटर ही चलता रहता है ना बहुत जगह पे। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट जो घूम रहा है उसका पेरीहीलियन भी बहुत दूर है और एपीहीलियन भी बहुत दूर है। इतना दूर है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, थोड़ी बहुत टेम्परेचर में चेंज हर जगह आता है। जैसे
सियाटल एक जगह है यूएसए में, आपको पता होगा, यूएस में तो सियाटल में सडन कुछ भी हो जाता है। आप बोलोगे वहाँ F11 पे हमेशा पड़ा है क्या वो, कि अभी तुम्हें पता है अभी -5 का टेम्परेचर चल रहा होगा, अगले दिन सुबह उठोगे 25 का टेम्परेचर दिखेगा तुम्हें। हाँ, बहुत गंदा चेंज है वहाँ पे, ड्रास्टिक चेंज होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो वहाँ उनका जो प्लैनेट है अर्थ उनके लिए अलग मूवमेंट दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी जियोग्राफिकल एडवांटेज होते हैं, जैसे माउंटेन्स होती हैं, वहाँ से हवा निकलती है, हवा का क्या डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन, एयर फ्लो, बहुत चीज़ें और डिपेंड करती हैं इन चीज़ पर कि गर्मी और ठंडी कैसा क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब आप सन के पास आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका, तो वो सन यहाँ फोकस पे होता है। वहाँ पे एलिप्स की जरूरत अच्छी खासी पड़ेगी आपको कि एलिप्स, क्योंकि पूरा वो प्लानिटरी मोशन जो केपलर साहब ने बताया है, वो केपलर का पूरा मोशन एलिप्स पे ही डिपेंडेंट है। वो बोलते ही है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट द आइदर फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो मतलब दो फोकस होते हैं, उनमें से किसी एक फोकस पे होता है। तो तुम जब तक एलिप्स नहीं जान पाओगे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो चीजें यहाँ पे काम आएंगी। जो ए लिखा है ना, इस ए को अपन बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? और ये जो बी है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सर्कल में कुछ नहीं होता, सर्कल में सब बराबर होते हैं, सर्कल में मेजर माइनर सब बराबर है। यही एक फार्मूला आता है एसेंट्रिसिटी करके। एसेंट्रिसिटी क्या होता है कि कितना चिपटा हुआ है। जैसे ये ओवल शेप में दिख रहा है ना, तो ये कितना चिपक गया, ये है क्या, यही चीज तो यही सर्कल है, ऊपर से दबा दिया ऐसे तो ऐसा दिखने लगा। तो कितना आपने दबा दिया वो कौन बताता है आपको? एसेंट्रिसिटी। अब जैसे इसका एसेंट्रिसिटी 1 है, इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है? 1, तो ये पूरा सर्कल है, इसमें ई की वैल्यू लेस देन 1 है। पैराबोला में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। वो सब जेई में हो तुम लोग, तो मैथ्स में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है, मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है, मुझे खाली एलिप्स का ये इक्वेशन दिखाना था। तो ग्राफ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से ग्राफ आपने सीखे वो सब इंपॉर्टेंट है, सबके इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, पैराबोलिक में कई सारे पढ़े आपने। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें भी 2 था, हाइपरबोला उसमें भी 2 था, सर्कल और एलिप्स, बराबर ना। एक क्वेश्चन आया, हाँ बोलो। वो पैराबोला है ना, क्लोज पैराबोला। ये देखो यहाँ कहीं लिखा होगा पैराबोला, ये पैराबोला लिखा ना, तो ये सब पैराबोला के ही ग्राफ है। अब एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया है, मैं तुम्हें यही करवा दे रहा हूं। इफ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t या a cos ओमेगा t, चलो then the path of particle will be, पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन है पैराबोला, तीसरा ऑप्शन है सर्कल, चौथा ऑप्शन है एलिप्स। बताओ, आपको साइन और कॉस मिल गया क्या? किसी इक्वेशन में साइन और कॉस आया क्या आपको? जितना भी आपने पढ़ा है कोई भी साइन और कॉस के साथ आया? नहीं आया। तो आपको साइन और कॉस को एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? तो tan थीटा भी नहीं आया ना किसी ग्राफ में, तो स्लोप है ना, इक्वेशन में तो नहीं आया। तो मुझे साइन और कॉस को एलिमिनेट करना होगा। मैं कैसे साइन और कॉस को हटा सकता हूँ? ऐसे नहीं कि उठा के बाहर फेंक दो, हट गया सर। हटाने का तरीका क्या है? देखो जरा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बना दूं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? लेकिन इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा? तो एक काम करो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। क्या मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर सकता हूं? तो 1 स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
जब भी साइन कॉस आ जाए तो समझ लो पैराबोला तो नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है, हाइपरबोला भी नहीं बनेगा, या तो सर्कल बनेगा या तो एलिप्स बनेगा। अब इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर नहीं हो पाएगा। अब ये वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी की, जैसे ही इस वैल्यू को 1 रखोगे क्या ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब कैसा इक्वेशन आया ये, सर्कल। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और एक सवाल देखो, ये लिख चुके हो, सबने लिख लिया है, कोई लिख रहा है अभी? एक और सवाल देख लो तुम यहीं पे। अगर मैं पूछता आपको कि यही है, ऑप्शंस वही हैं, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये रही, एलिप्स बनेगा, फाइंड द पाथ। अब इसमें पाथ लिखना है तो यार अभी नहीं बना सकते इक्वेशन, क्योंकि 1 बन ही नहीं पाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं इसको लिखूंगा x बाई ए साइन ओमेगा टी और इसको क्या लिखूंगा y बाई बी कॉस ओमेगा टी। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज एन एलिप्स। ये सवाल आए हुए हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां इनका काम पड़ता है। ये दोनों लिखना है। और एक मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा। टफ पढ़ो, ये पढ़ोगे आप, ऑसिलेशन नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें ये ग्राफ पढ़ोगे। ये जेईई एडवांस में MSQ नाम का होता है, मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनका एक ऑप्शन था ये। तुम क्या कह रहे हो, देखो ये वैल्यू है, जब इसको स्क्वायर किया, अब जब a की वैल्यू ओमेगा ए लिख रहे हो तो आप ऐसे डायरेक्टली x को इधर कैसे ला सकते हो, क्या किया आप बताओ। हाँ एक मिनट आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, अब बताओ। हाँ फिर क्यों, तुम्हें ग्राफ तो v वर्सेस x को बनाना है ना, तो नहीं, ओमेगा एक्स इज नॉट योर x, ओमेगा एक्स एक अलग है ना, तुम्हें v वर्सेस x का ग्राफ बनाना है ना बेटा। तो ऐसा नहीं होता कि मैं x को ओमेगा x मान लूं, x शुड बी x ओनली। किसी भी नाम, ऐसे तो मैं कुछ भी लिख दूं, तुम्हारा नाम क्या है, श्लोक, मैं मान लूं लेट वंस इज इक्वल टू श्लोक, बोलूं मैं तो श्लोक को बुला लिया, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी को कुछ भी नहीं मान सकते। ग्राफ में जिसका जिसका ग्राफ पूछा है, दोस टू हैज टू बी वेरिएबल, बाकी सबको तुम्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए तुम्हारा गलत था। तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां तक सही थे। मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन बनाना है, किसके किसके बीच में चाहिए, मुझे यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है तो दो चीज तो क्लियर, सर्कल होगा या तो एलिप्स होगा। सर्कल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर, एलिप्स होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले दोनों में जिनके जिनके बीच में ग्राफ बनाना है उनको एक साइड रखना पड़ेगा। तो किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम, v और x के ना, तो v और x को एक साइड लाओ, तो क्या v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो मेरा काम बन जाता।
यहाँ ओमेगा स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, तो ये सर्कल नहीं बन पाया। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखा होता, मान लो किसी तरीके से ऐसा आ गया होता, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ फंसा दिया ना, सर्कल बन पाया क्या? मुझे क्या चाहिए, जो न्यूमरेटर है, जो v और x है, वो न्यूमरेटर में उनके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में नहीं आना चाहिए। v और x शुड बी इंडिपेंडेंट फंक्शन, तभी तो ग्राफ बनाते हो। ग्राफ कैसे बनाते हो? जब उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर हो। सोचो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो v चेंज करने से x में चेंज आएगा, लेकिन x विल चेंज बाय चेंजिंग ओमेगा ऑल्सो। तो ग्राफ का मतलब, ग्राफ क्यों बनाते हैं? डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल इनटू अदर वेरिएबल, वही तो दिखाते हैं ना ग्राफ बनाने पे, कि एक वेरिएबल को चेंज किया, जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं तो y पे क्या चेंज आ रहा है। जितना भी ग्राफ बनाया वही तो किया, x और y को प्लॉट किए, x को चेंज किए तो y पर क्या चेंज आया। क्या x को चेंज करने पे बाकी वैल्यू पर भी चेंज देखे क्या आप? x को चेंज करके y ही चेंज हुआ ना। मैं अगर ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये हमारा x है वो v को चेंज करने पर भी चेंज होगा, ओमेगा भी चेंज करने पे होगा, तो क्या सही रहेगा? क्या सिंगल वेरिएबल होना चाहिए ना ग्राफ में, एक दूसरे की डिपेंडेंसी दिखानी है, कभी इन दोनों को एक साथ नहीं रखते। इंडिपेंडेंट होगा तुम्हारा, वही बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही होना चाहिए, वाई या एक्स के साथ में कोई और वेरिएबल या कांस्टेंट ऐड नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने को। तो वो इक्वेशन अपन कैसे बनाएंगे? मुझे एकदम सिंपल तरीका है, ये दिख गया कि ये सर्कल तो नहीं बन पा रहा है, तो किसके लिए ट्राई करेंगे? एलिप्स के लिए। तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एलिप्स में इधर 1 करना पड़ता है। जैसे ये लिखा, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? क्या ये ऐसा बन गया, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरा ये देखो, अगर मैं इसके लिए ग्राफ की बात करूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे अपन? वी ना, वी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो वी। तो अब इसमें अगर इक्वेशन लिखा जाए, ये y होता तो क्या लिखते हैं आप? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरा कंपेयर करो तो दिस वैल्यू इज a, सेमी मेजर एक्सिस, एंड दिस इज y, तो ये वैल्यू ओमेगा ए क्या होगा आपका? नहीं तो यहां ऐसे नहीं लिखेंगे v वर्सेस x में, क्योंकि a स्क्वायर नहीं है। सेमी मेजर एक्सिस कौन हुआ आपका? a हुआ ना, और सेमी माइनर एक्सिस कौन हुआ? ओमेगा है। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो अपन ऐसा ग्राफ बनाएंगे, तो ये अपना a रहेगा और ये कौन हो जाएगा? ओमेगा है। दिस इज b एंड दिस इज a। ये आप ऑसिलेशन में ग्राफ पढ़ेंगे v वर्सेस x का, आपको याद ही रखना चाहिए। मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए, ये टफ सवाल है लेकिन तब भी मैंने करवा दिया। ये जनरली जब 11th खत्म होता है तो ऑसिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ते हो, उसमें मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, उसमें से एक ग्राफ उठा के मैंने आपको कराया है, क्योंकि ये जेई मेंस ने भी पूछा है 2018 में या फिर 17 में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइप में जेई एडवांस भी पूछा हुआ है पेपर 2 में। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। अब इसमें कुछ कुछ लॉजिकल टर्म्स होते हैं कि ग्राफ अभी हमने ऐसा बनाया है, एक्चुअली ये ग्राफ ऐसा बनता है क्योंकि उसमें ओमेगा की वैल्यू और ए की वैल्यू पे डिपेंडेंसी होती है, और जब चैप्टर पढ़ोगे समझाया जाएगा आपको। हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। कोई भी ग्राफ आपको दिया होगा तो उस ग्राफ से आप इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अभी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपको डेटा के बारे में पता है कि ये क्वांटिटी क्या करती है, तो आप कोई भी ग्राफ बड़ी आसानी से
कैलकुलेट कर पाएंगे कि उस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, वही सेट ऑफ पॉइंट्स बार बार आप रिपीट करेंगे हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जरा ध्यान से देखो। मान लो कोई भी एक रैंडम ग्राफ बना दिया मैंने, कोई भी, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई हुआ, ऐसा कुछ भी एक बना दिया मैंने, उल जलूल कुछ भी, मेरी मर्जी, मैंने कुछ भी बना दिया। मैं पूछूं इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो? अच्छा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ना है ना तुम लोगों को? तुम लोग बोलते ही नहीं हो। अच्छा पढ़ना है, खराब पढ़ना है, क्या है ये? हाँ बोलो, समझ में तो आया तुम्हें पढ़ना है। इंफॉर्मेशंस अच्छा पढ़ना है, थोड़ा आंख कान नाक गला सब खोल के बैठना, गला खुलेगा तो आप बोल पाओगे। ठीक है, मैं बहुत अंदर डेप्थ में लेके चलना चाह रहा हूं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये ग्राफ देख के सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो बिना कुछ किए आपको मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी कि मैं पूछूं जब x की वैल्यू 5 थी तो y किधर है, तब क्या करोगे? मान लो x 5 ये है तो यहां से एक पैरेलल लाइन डालोगे y के, यहां पहुंच जाओगे और बोलोगे ये। ग्राफ में कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। सबसे पहले आपने क्या बताया कि y की वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू ऑफ y एट एनी x की हर एक वैल्यू के लिए आपको क्या मिलने वाला है? y। और आपको चेंज इन y मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब हर एक पॉइंट पे y मिल रहा है तो किसी दो x पे जो x2 माइनस x1 होगा उसमें आप y में कितना चेंज आएगा वो भी निकाल पाओगे। तो खैर ये एक एक पॉइंट आपने लिखा कि आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी x पर। अगर ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता आपका तो ये x बनता पोजीशन और ये बनता टाइम। तो पहली इंफॉर्मेशन आप क्या देखते ही क्या लिखते? द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। क्या लिख पाते आप? द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो आप क्या लिख पाते? एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम होता ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ। वेलोसिटी पोजीशन, क्या अभी तक हमने कुछ सॉल्व किया है? तो खाली देखते आ जाएगा ना ग्राफ में पोजीशन, किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है। दूसरा, जब जो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स करने होते हैं, कोई भी ग्राफ मिले तो आप उसमें ट्राई करिए उसके टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए आप ट्राई करेंगे? टेंजेंट का स्लोप। और हमने क्या पढ़ा है, स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। मान लो ये पॉइंट लिया मैंने किसी भी x पर, किस पॉइंट पे लिया मैंने? किसी भी x पर। यहां पे स्लोप बनाया, टेंजेंट बनाया, सॉरी, ये टेंजेंट बन गया अपना। इस टेंजेंट का स्लोप लिखा। स्लोप कैसे लिखते हैं बताया था लास्ट लेक्चर में। ये टेंजेंट जो बनाया है इट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन ना, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लेना पड़ता है, याद रखो। पॉजिटिव x मतलब ये, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये। पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने क्या ले लिया? थीटा। ले सकते हैं ऐसा। ये आपको कौन सी वैल्यू देगा अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। ये रेड होगा बताना मुझे, अगर ये रेड जलने लगे तो, दोनों रेड हो जाए तो, नहीं तो तुम्हें आवाज नहीं आएगी। अभी इस पे आगे बात करते हैं हम लोग, अभी खाली समझ लो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपने क्या बनाया है? टेंजेंट। तो कोई भी ग्राफ मिले, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो आप लिख पाते हो, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप बनाना पड़ेगा।
क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप। फिर क्या कर सकते हैं, अब जब टेंजेंट बनाया है तो एक और चीज बना सकते हैं, सेकेंड का क्या होगा, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लो एक पॉइंट मेरे पास यहां है x1 और इस x1 पर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो कितनी है, y1। एक पॉइंट मेरे पास यहां है x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितनी है, y2। अब सेकेंड बनाएंगे तो क्या ये लाइन बेटा ऐसे बनाएंगे, ये लाइन, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे, ये आपका सेकेंड वाली लाइन हो गई। इस सेकेंड लाइन के लिए अगर मुझे स्लोप लिखना है तो फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में, इसको मैं थीटा डैश बोलता हूँ। तो स्लोप है, स्लोप ऑफ सेकेंड को मैंने क्या बोल दिया, थीटा डैश। ये कौन सी वैल्यू देगी आपको, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू, अब आप देखिए ये तो आपको पता है, अगर यहां से tan थीटा लिखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपने पढ़ा है पहले, स्लोप यही तो होता है, तो वही तो स्लोप लिखा है। आप यही स्लोप अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे। मतलब ये वैल्यू है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और इसको बोलते हैं, अभी खाली लिखो, इसको समझाता हूं मैं थोड़ी देर में, इसको बोलते हैं dy बाई dx। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, dy बाई dx, और एवरेज वैल्यू क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब और समझो, और क्या करते हैं, मुझे अगर कोई भी ग्राफ मिलेगा मैं टूट पड़ूंगा, पहले क्या करूंगा, टेंजेंट का स्लोप, दूसरा क्या करूंगा, सेकेंड का स्लोप। ये दोनों स्लोप एक ही वैल्यू देंगे, लेकिन एक एवरेज देगा और एक इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी समझाता हूं। फोर्थ, एरिया अंडर कर्व, कुछ ना कुछ तो देगा ये एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व है, किसके एरिया की बात मैं कर रहा हूं, तो बच्चों ये अपना कर्व है ना, अभी जो सेकेंड बनाया ये एरिया अंडर कर्व है, ये कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा। टेंजेंट बना दिया, सेकेंड बना दिया, एरिया अंडर कर्व बना दिया। एक पॉइंट है जो अभी के लिए आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी देर में समझ पाओगे जब कैलकुलस चालू होगा, फिलहाल अभी लिख लो, क्योंकि बार बार हम आइडिया में स्विच नहीं करते रहेंगे कि ग्राफ में क्या क्या करना है। डबल डेरिवेटिव ऐसे लिख दो, ये भी पढ़ाऊंगा मैं अभी। इट विल गिव यू द साइन ऑफ क्वांटिटी। कोई भी ग्राफ मिले तो आप क्या बनाइए, टेंजेंट, सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव। ये बेसिक है। अब थोड़ा पेन पेपर रखो, अपने को कुछ सोचना है। व्हाट इज टेंजेंट, कल बताया था मैंने, पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ अ कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट ऑफ द कर्व इज सेकेंड। Is it practically possible to draw a line which is passing through one point of the curve? Yes, sir. Is it practically possible? Not really. हाँ, तो practically I am talking about ना। See what will happen, अगर मैं इस छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखूं, लेट अस से कि 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स इसको मैं इसकी साइज को इंक्रीज करके देखूं, इस वाले पार्ट को ऐसा, द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ टेंजेंट
विल बी लाइक, यहाँ पे बना रहा हूं मैं। ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना, जो ये एक ही पॉइंट है, मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये आपको जब इतना करोगे तो दूर दूर दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ दिखेगा और एक पॉइंट यहाँ। भाई जब बहुत बड़ा कर दोगे तो उस पॉइंट के अंदर भी तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे ना, बिकॉज यहाँ से जो लाइन पास हुई कर रहा है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। अब तुम देखना इसी पॉइंट को, क्योंकि हमने एक पॉइंट बनाया है, जब इसको मैं बड़ा करके देख रहा हूं, हो सकता है कि ये दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर में हो। पॉसिबल तो है, बट दो पॉइंट है। तो जो लाइन आपका टेंजेंट दिख रहा है, नाउ दिस लाइन लुक्स लाइक दिस, ऐसे पास होती हुई दिखेगी। क्या दिखेगी? ये ऐसे पास होती हुई, और इसका थीटा ये रहेगा। अगर मान लो ये इसी ग्राफ में मैंने ये वाला पॉइंट बनाया है, तो ये वाला डिस्टेंस अपने लिए x1 बनेगा और ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा? y1। ये वाला पॉइंट अपने लिए x2 बनेगा, यार ये लिखता भी नहीं है कई जगह, और ये क्या बनेगा? y2। तो यहां पे जो स्लोप आया है, क्या ये थीटा था ना, सॉरी, यहां पे जो स्लोप आया, क्या वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है? Isn't it equal to the slope of secant? तो actually we are drawing a secant only, we cannot draw tangent। मेरी बात ही समझ नहीं आ रही आपको? माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब आप जाओगे तो we are not able to draw any tangent, at every point we are drawing secant only। हाँ या ना? पक्का ना? और वो secant ये रहा, तो अगर मैं टेंजेंट बना ही नहीं पाता तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन ये मैं कब देख रहा हूं? 100x 1000x पे जाके। क्या इतने छोटे डिस्टेंस को हम कंसीडर करते भी हैं? जैसे मैं यहां खड़ा हूं और ऐसा कर लूं, तुम्हें कोई फर्क पड़ा क्या? मैं यहीं खड़े खड़े थोड़ा सा ऐसे हो जाऊं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे यहीं देखोगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है जिसमें से मैंने अपने पैर को टिल्ट किया है। तो ये तो मैंने ये लिखा। अब इसमें है क्या? ये जो x2 माइनस x1 दिख रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली डिस्टेंस तुम्हें तो x2 माइनस x1 कुछ तो दिखेगा, 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, व्हाटएवर इट इज, ये प्रैक्टिकल डिस्टेंस तो दिखेगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या तुम्हें दो पॉइंट दिखेंगे कि एक ही पॉइंट दिखेगा? रियल में तो एक ही पॉइंट दिखेंगे ना तुम्हें। तो इसमें है क्या? दिस इज नथिंग बट डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। क्या हुआ ये पॉइंट? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। अब इसी में देखना, मतलब ये भी क्या है, बेसिकली टेंजेंट भी कौन सी वैल्यू दे रहा है? सेकेंड की वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू ही दे रहा है। लेकिन इस एवरेज वैल्यू में डेल्टा एक्स की वैल्यू, क्या चेंज इन एक्स है, इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब सॉरी, अगर मैं प्रैक्टिकली देखो तो x2 माइनस x1 विल बी व्हाट? चेंज इन पोजीशन, एंड दिस चेंज इन पोजीशन विल बी नैनोमीटर। इज इट जीरो? बट इज इट वेरी क्लोज टू जीरो? यस। तो इसको बोलते हैं कि इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बताया था उस दिन क्या साइन के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, या इसी को एक और नाम भी देते हैं अप्रोचेस टू जीरो। दोनों एक ही बात है ना, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। जब ऐसा कहीं लिख के आता है, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स इज एक्चुअली नॉट जीरो, बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, सो दैट हम इसको बोल सकते हैं कि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। जब ये आ जाएगा ना, तो मैं अब डेल्टा एक्स, तुम्हें पता है ये जीरो तो है नहीं, अगर जीरो होता तो एनीथिंग अबाउट जीरो इन्फिनिटी हो जाता। तुम्हें पता है जीरो तो है नहीं, लेकिन जीरो को अप्रोच भी कर रहा है। साला और कोई वैल्यू ही नहीं पता है अपने को, खाली यही पता है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो है भी नहीं। फंस गए ना सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व, जब ऐसा कहीं लिख के आता है अप्रोचेस टू जीरो, तो उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ऐसे लिम्का लगाते हैं। लिम्का जानते हो ना, नींबू शरबत आला लिम्का, LIM, इसको लिमिट पढ़ते हैं। लिम्का में मजाक कर रहा हूँ, ये क्या है? लिमिट। क्या है? लिमिट। तो जब भी ऐसा अप्रोचेस टू जीरो वाली वैल्यू है, उसके सामने लिमिट लिखते हैं, और लिमिट में ऐसे नीचे लिखेंगे किसको जीरो अप्रोच करा रहे हो? डेल्टा एक्स को, और ये पूरी वैल्यू को अंदर रख देते हो।
समझ में आया क्या? नहीं समझा? ये इतना समझा था। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी ऐसा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तुम्हें सॉल्व करना है जो वैल्यू 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, तो आप सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। तो आप सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हो? लिमिट। क्या लगाते हो? लिमिट। आप लिखते हो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, जो 0 को टेंड कर रहा है वो, जो 0 को अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू, और जो वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। tan थीटा तो यही लिखना था, डेल वाई बाई डेल एक्स, लेकिन सॉल्व तो कर नहीं पा रहे थे, डेल एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था। तो मैंने क्या किया? tan थीटा को डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा रहने दिया, इसके सामने क्या जोड़ दिया? लिमिट, और जो वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। क्यों लिखा समझाता हूं। ये लिमिट वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी नाम का एक चैप्टर मैथ्स में मिलेगा कैलकुलस 12th में। अब उस टाइम पे ये लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी शायद स्टार्ट नहीं किया है, अभी लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद आएगा। लेकिन हमें 11th में ही काम आ जाता है फिजिक्स में, तो मेरी मजबूरी है। और मेरी मजबूरी बहुत कम थी, मैं डिफरेंशियल पढ़ा के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब भी ये लिमिट लगता है ना, तो लिमिट का एक काम होता है, जो डेल्टा वाला फंक्शन है इसको डी बना देता है। वो डेल्टा को क्या बना देता है? डी बना देता है। और यहीं से शुरुआत होती है डिफरेंशिएशन की, यहीं से स्टार्ट होता है कैलकुलस का। कहाँ से क्यों आया कैलकुलस, समझ में आ रहा है? तो कैलकुलस की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब टेंजेंट वाली वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट का टेंजेंट तो अलग अलग होगा, हाँ या ना? तो हर एक पॉइंट का टेंजेंट अलग है, तो y की जो वैल्यू दी होगी ना, जो न्यूमरेटर में दिया होगा, वो डिनोमिनेटर के साथ दिया होगा। मतलब द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर y डिपेंड्स अपॉन द डिनोमिनेटर x, मतलब y विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ x। y की जब भी वैल्यू आएगी वो x² - 3x + 2, मतलब जब भी आएगा y की वैल्यू किसके साथ आएगा? x के साथ। उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज बनाई गई, और ये हमेशा तुम्हें कौन सा रिजल्ट देगा? इंस्टेंटेनियस। कौन सा रिजल्ट देगा? अब तुम्हें जो भी लगा हो इंस्टेंटेनियस के बारे में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसा लिखना जैसे मैं इंस्टेंटेनियस बोलूंगा, स्पेलिंग लिख लोगे ना आप, इंस्टेंटेनियस वही है। इंस्टेंटेनियस लिखना है तो आप बोलोगे द एवरेज वैल्यू इन very small segment where segment approaches to 0। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ गए। और इन सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट? कैलकुलस। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलस का। समझ में आया? आगे बढ़े। आओ मानते हैं कि वंश की शादी हो रही है, तुम लोगों को इनवाइट भी नहीं करेगा सालों अगर ऐसे बोलोगे तो। यहां ये हम लोग विले पार्ले में बैठे और ये अहमदाबाद में शादी कर रहे हैं। अरे उसका वही घर है गधे। अपने घर से ही कर रहा है वो, तो यहां शादी कर रहा है। यहां से टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 200 किलोमीटर है, कैलकुलेशन आसान रहेगी। उसने हम सबको इनवाइट किया है, आ जाओ आ जाओ। और मेरे साथ 5 लोग हैं, हम लोग कार निकालते हैं, कार से जाना है। ये फ़ोन पे फ़ोन लगाया पड़ा था, किधर हो तुम लोग, किधर हो। तो जैसे ही निकले, मान लो यहाँ से हम 6 बजे सुबह निकलते हैं, 6 बजे निकले और निकलते ही उसको फ़ोन कर दिया कि 6 बजे हम निकले थे, करेक्ट 6 को निकले। गए हम लोग, यहाँ हम लोग पहुँच गए 10 बजे। कितने बजे पहुँच गए? करेक्ट 10 बजे पहुँच गए, अच्छी बात है। वहाँ उतरे, मेरी गाड़ी में XYZ बैठे थे मेरे साथ, ठीक है। सब लोग गए वहाँ, उसको बधाई दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, शादी कर रहा है। लेकिन बुरा काम थोड़ी है, मेरा तो बचपन से सपना था शादी करना यार। हाँ कसम से बता रहा हूँ मैं,
मैं जो स्कूल में ड्रामा वामा खेलते उसमें दूल्हा बनता था मैं। हाँ मैंने ऐसे बहुत जल्दी शादी कर ली। 22 कंप्लीट नहीं हुआ मैंने शादी की थी जब, 22.5 था शायद। करनी चाहिए ना यार, तुम्हारा सपना था, ऐसे मान लो वंश का भी सपना है और अपने सपने में जी रहा है, भी शादी कर रहा है। तो शादी में गया, सब लोग खुश थे, लेकिन मुझे ये था ना, मैं जल रहा था। किसी बात से मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा आओ सबकी वाट लगाते हैं। एक्स को पकड़ लिया, मैंने कहा इधर आ। कितने बजे निकले थे हम लोग? 6 बजे से। पहुंचे कितने बजे? 10 बजे। चल बता, 9 बजे मेरी क्या स्पीड थी? हाँ, अब क्या हुआ? उसने क्या बोला? 6 बजे निकले थे, 10 बजे पहुंच गए। वो वंश का दोस्त था, वंश ने आंसर दिया, वैसे वही वो भी देगा कि 6 बजे निकले, 10 बजे हम लोग पहुंच गए। 4 घंटे में 200 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग। 4 घंटे में 200 चल रहे हैं, तो हर समय मेरी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। अरे ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं गाड़ी पे बैठा, स्टार्ट किया 50 में, फिर सिग्नल आया 50 में जा रहा हूँ, टर्न ले रहा हूँ 50 में ले रहा हूँ, ब्रेक भी मार रहा हूँ 50 में, दरवाजा खोल के उतार भी मैं 50 में गाड़ी घुमा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा होगा 4 घंटे 200 किलोमीटर जाना है, तो रास्ते में कहीं सिग्नल रुका लग गया हो, 10 मिनट रुक गया हूँ, कहीं ट्रैफिक रहा हो, वहां मेरी गाड़ी 0 स्पीड में रही हो, कहीं चाय पीने का मन कर दिया हो, और कहीं दैनिक रूटीन आ गया हो, नित्य क्रिया, उसके लिए रुक गए हो, कहीं पे रोड खाली हो, तुम 200 की स्पीड में गए हो। ये 50 तो एवरेज है ना, इसने 50 बता दिया मुझे, तो मैंने इसको 2 थप्पड़ मार दिया, भाग गया इधर से, वापस ट्रेन पे बैठा दिया अहमदाबाद से, शादी अटेंड करने नहीं मिलेगा इसको, चला गया बेचारा। दूसरा वाई आ गया मेरे पास, मैंने उसको बोला तू बता, तो उसने कहा सर मैं बताऊं, 9:59 से 10 बजे के बीच में, मतलब 9:59 को अगर मैं टाइम 0 मान लूं, ऑब्जर्वेशन का इनिशियल टाइम, तो ये कौन सा टाइम होगा? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये कौन सी स्पीड होगी? या 1 मिनट ले लो, क्योंकि किलोमीटर में बताएंगे अच्छा लगेगा। 1 मिनट मतलब सर हमने देखा था इस टाइम पर ना, वो 1 मिनट में मैं तो कुछ तो कर रहा था, और मुझे समझ में आया कि हम लोग ना 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे? 100 मीटर। तो आओ स्पीड निकाल देते हैं। तो इसने कहा सर मेरी स्पीड जो थी ना 100 मीटर में कितना किलोमीटर? 100/1000, 0.1 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा है? 1 मिनट। 1/60 कर दोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें, किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना। तो ये 2 0 कट गए, एक ये कट गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसने बोला कि सर 10 बजे तो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ही थी। What is this? This is the average speed only, but in 1 minute. हमें 10 बजे चाहिए था, एक्स ने कितना बोला था? 50, इसने कितना बोल दिया? 6। क्या ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया? वो एवरेज है, लेकिन 4 घंटे का, यह एवरेज है कितनी देर का? 1 मिनट का। तो 10 बजे मेरी स्पीड के लिए कौन ज्यादा एक्यूरेट है? वाई ज्यादा एक्यूरेट है। तब भी मैं इसको रुका के रखा, मैंने कहा ठीक है। अब मैं जेड के पास गया, इसको पूछा, उसने सर मुझे ना एक चीज पता है, 9:59 से 59 इस टाइम पर से लेकर के 10 बजे तक का मुझे पता है। तो ये t0 हो गया, ये क्या हो गया? t1 सेकेंड। इसमें हम ना 1 मीटर चले थे। कितनी देर चले थे हम लोग? 1 मीटर। तो मैंने कहा आओ तुम भी अपनी स्पीड कैलकुलेट करवाओ। तो इसने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड, मतलब 3600 ना। 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं? 1/3600। ये 2 0 फिर मर गए। 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब कौन ज्यादा एक्यूरेट है? तो इसको थप्पड़ मार के भगा दिया, अब ये एक्यूरेट हो गया।
ये भी एवरेज बताया है, लेकिन कितनी देर का एवरेज चाहिए? 1 सेकंड। मुझे क्या चाहिए था? 10 बजे 9 बजे मेरी क्या इस पे, अरे यार मैं समझा 10 बजे लिख दिया क्या, मुझे 9 बजे जानना था ना। 10 बजे तो मैं रुक ही गया हूँ, 8 कर दो क्या फर्क पड़ता है। लो 9 बजे, मुझे 9 बजे जानना है, तो 9 बजे मतलब क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा हूं मैं, तो ये भी कितनी देर का एवरेज है? 1 सेकेंड का। अब मुझे एग्जैक्ट 9 बजे चाहिए था, तो मैंने एक पर्सन पी को बुलाया जो जानकार था फिजिक्स का, उससे बोला आप बताइए 9 बजे हमारी क्या स्पीड रही होगी, डेटा वोटा मैं आपको दे रहा हूँ जो आप पूछोगे, सब डेटा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको ना टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, मतलब इनिशियल टाइम से। आपने ना t इज इक्वल टू 0.00000000000001 सेकेंड, इतनी देर में डेल्टा एक्स चले थे। कितना चले थे आप? तो मैंने कहा मेरी तब स्पीड क्या हो गई, पूरा डेल्टा एक्स माइनस दिस, तो क्या ये डेल्टा टी ही बोल दूं सीधा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इन दोनों का डिफरेंस क्या 0 है? नहीं है, लेकिन क्या 0 को अप्रोच कर रहा है? तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, और यही आगे क्या बन जाएगा, dx बाई dt। दिस इज इंस्टेंटेनियस एवरेज, बट इन द टाइम इंटरवल विच इज वेरी स्मॉल। हाँ या ना? इसको सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप, ये समझ गए ना? तो इनको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं समझ में आया? वो इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। क्यों पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, मतलब वेरिएबल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये कैलकुलस भी 2 तरीके का इसमें हम पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान से देख लो, फिर मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा टाइम। एक पार्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। दूसरा पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो ये फंक्शंस देखे ना, इनको सॉल्व करने के लिए 2 चीजें, एक है इंटीग्रेशन और एक क्या है, डिफरेंशिएशन। कब हम डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करते हैं और कब इंटीग्रेशन करते हैं? हाँ, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके बड़ा पार्ट तैयार करना है। जैसे वो जो डेल्टा टी लिखा था बहुत छोटा था, अप्रोचेस टू 0, ऐसे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 की बहुत सारी वैल्यू है, उनको जोड़ के एक बड़ी वैल्यू बनानी है, तो इंटीग्रेशन। लेकिन टोटल टाइम जो 4 घंटे का है, उसमें से डेल्टा टी की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। हाँ, बड़े से छोटा लाने के लिए। तो ये इसको सिंपल हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज दिस, तो इट इज अ टूल ऑफ डिवीजन। क्या है ये, टूल ऑफ डिवीजन। टूल ऑफ डिवीजन का मतलब डिवाइड करेगा। अपनी लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना है, तो इफ वी वांट स्मॉलर वैल्यू from the larger one या from the large one, we use differentiation। दूसरी तरफ जो ये इंटीग्रेशन है, उसका क्या काम होता है? जैसे मान लो ये एक रॉड है, अभी मैंने बताया इनफाइनाइट रॉड कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मैं उसकी लेंथ में, तो मेरे लिए इनफाइनाइट है। उसमें से इतनी छोटी सी वैल्यू चाहिए, तो ये हाईलाइट किया मैंने। तो इतनी छोटी सी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना ना, इसको इंटीग्रेट करके ही निकाल पाओगे, और इसको क्या बोलोगे आप, डीएल। हाँ या ना? समझा सबको? चलो
इंटीग्रेशन में क्या काम होता है? इट इज अ टूल ऑफ, अब ध्यान देना यहां भी गलती होती है लोगों से, बाद में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कंपोनेंट लेके जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, खाली वो महाभारत की कथाएं सुनते हैं। तो कहानी नहीं होगी उस टाइम पे। आप समझना कौन से समेशन को फॉलो करता है ये, कौन से समेशन को? एल्जेब्रिक। अब ये एल्जेब्रिक समेशन का मतलब क्या है? जो वेक्टर वाली क्वांटिटीज होंगी उनको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। वेक्टर की अलग अलग ज्योमेट्री होती है। देखो अगर मैं ऐसे लिखा हूँ कि ये 3 है और ये 4 है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो अगर अलजेब्रिक समेशन होगा तो ये साथ ही होना चाहिए। लेकिन वेक्टर समेशन में ये कितना होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60। ये तो अलग वैल्यू देगा ना, 7 थोड़ी आएगा। तो अलजेब्रिक समेशन ये है। तो वेक्टर कभी भी अलजेब्रिक समेशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या एक ही डायरेक्शन है कि अलग अलग है। अगर डायरेक्शन बदल रहा होगा तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। बढ़े क्या कंपोनेंट लेना वेक्टर में? वो कॉस थीटा साइन थीटा वाला। तो आपको वो कंपोनेंट लेके तब इंटीग्रेट करना पड़ता है। घुसा फिर भेजे में जो पढ़ोगे सब इंटरलिंक्ड है। मैं तुम्हें अभी तो खाली तुम्हें दिखा रहा हूँ तारे दिन में तुम्हारी औकात की, तुम्हें आगे पढ़ना क्या क्या है सब थोड़ा फील। ऐसा ना हो कि उस टाइम पे तुम्हें सब नया नया नाम मिले इसलिए मैं लिख रहा हूँ। होता क्या है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। क्या हो गया इसको? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं। dx 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 ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स हैं। इन सारे dx dx वाले जो पार्ट हैं, जितने भी ये dx वाले आपको पार्ट दिख रहे हैं, इन सारे dx पार्ट को जोड़ करके अगर मुझे x बनाना हो तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन। अब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके बड़े पार्ट को बनाना हो तो क्या करेंगे? हाँ, टू गेट द लार्जर वैल्यू बाय कंबाइनिंग या बाय ज्वाइनिंग या बाय एडिंग, जो भी लिखना चाहो, ऐड ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्मॉलर वैल्यूज वी यूज इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक तुम्हें ये समझ में आया कि हम डिफरेंशिएशन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इंटीग्रेशन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? हाँ बोलो। नहीं आया तो ना भी बोल सकते हो। बोलना है किसी को ना? डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। आओ थोड़ी देर पढ़ना है बस। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डिफरेंशिएशन में कैसे बस अब मस्ती नहीं कर रहा था, मैं सही बता रहा था। पीटीएम में करता हूं और ऐसा ना हो कि तुम्हारा पीटीएम सबके पीटीएम से पहले हो जाए, इसलिए कायदे में बैठो। जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैं किसी पेरेंट को बुला लेता हूँ। जैसे आज मान लो मैं गुस्साया हुआ हूँ किसी बात से भी, चिढ़ा हूँ, आया प्रीति को बोल दिया, प्रीति जरा इसके पापा को फोन करना, बुलाना। ऑफिस जाते होंगे तो मम्मी तो फ्री रहती होंगी, मम्मी भी ऑफिस जाती है, 6 बजे के बाद बुलाना, आज मिलेंगे, आज इसको मारेंगे तभी घर जाएंगे। ऐसा करता हूँ। तो ऐसा मत करो कि आज बुला लूँ कि आओ बैठो भाई 6 बजे जाना घर पे। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। देखो इतना मजाक करना चाहिए, थोड़ा मजाक हंसो बोलो सब करो, लेकिन वो ऐसा काम करने लगा मैं डर गया, कपड़े उपड़े उतारने लगा। ये टी शर्ट यहाँ तक लेके चला आया। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। क्या नाम था उसका? आयुष।
आयुष नाम वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरे पास याद रह जाते हैं जीवन भर। आयुष पाठक को पढ़ाया, भाई साहब वर्ल्ड क्लास, ऐसा मैं बच्चा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा। कान पकड़ के उठक बैठक मारा था मैं कि हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु तुम पढ़ो, चुप बैठे रहो बस। पूरी क्लास में तहस नहस करता था। एक आयुष सोनोने था, वो भी ऐसे ही था। एक तीसरा आयुष ये मिल गया। नहीं अच्छा दिख रहा है, बस कपड़े में उतारना क्लास में गंदी बात है, लोग क्या सोचेंगे, लोग गलत सोचते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट ये बता चुका हूं इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहां पे क्या होना चाहिए, सुनो ध्यान से, वेयर y is a function of x, y किसका फंक्शन होना चाहिए, एंड x is इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट मतलब x किसी पर नहीं, x अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन y किसका मालिक है, x का। इसका मतलब है जैसे तुम्हारे पेरेंट्स वो x है और तुम हो y, तुम डिपेंडेंट हो और वो कैसे हैं, वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है। हेलो, हाँ नहीं मैम नहीं चाहिए, ओवरड्राफ्ट दे रही है। अभी मैं बोल दूंगा मेरे पास नौकरी नहीं है, फ्री में देना चाहते हो दे दो, नहीं देते। हाँ एक बार मैंने बोला था कि चाहिए, बड़ी डॉक्यूमेंट, तो मैंने कहा नहीं वही तो नहीं है, चाहिए लेकिन बताओ कहाँ आ जाऊँ, दे दो पैसा। तो x कैसा है, इंडिपेंडेंट, और y कैसा है, मतलब जो न्यूमरेटर का फंक्शन होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा तुम x को इंडिपेंडेंट ही मान लो, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होना चाहिए, y इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा इट शुड बी इंडिपेंडेंट। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, जबकि न्यूमरेटर डिपेंडेंट होगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, सुनो मेरे साथ ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ो, और पढ़ो एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आयुष अकेले पढ़ेगा, पढ़ो। जो कर रहे थे ना वो मुझे समझ में आया, लिपसिंग कर रहे हो कि देख रहे मुंडी नीचे कहीं और दिमाग है, तो मारूंगा बहुत। मैं यहाँ पढ़वा रहा हूँ, दूसरा कुछ लिख रहे हो। सब लोग पढ़ो फिर से, आप सुनना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ रैंडम। अब याद हुआ, अब पढ़ो। अरे बोलो ना, हाँ सही बोल रहे हो। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ y, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ो, पढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों पूछा तुमसे पता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं देखा तुम्हारी मुंडी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी बोर्ड पे टिक नहीं रही है, बोर्ड पे टिक रही खाली लिखने के टाइम। प्रिंटिंग मशीन हो क्या? चलो क्या पढ़ोगे इसको, अब तुम्हारा नंबर, हाँ पढ़ो इसको। अभी मुंडी नीचे किए थे ना, हाँ अभी तो उठाए हो। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, गलत पढ़ रहे हो। हाँ ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y।
जो न्यूमरेटर में होता है उसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हो भाई साहब तुम लोग। इसीलिए बोलता हूँ बोर्ड पे देखा करो। तो देखो कई बार बोलते हैं ना, कानों से सुनी हुई चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम कान से सुन रहे हो लेकिन मुंडी नीचे थी, इसलिए गलती हुई है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, याद रहेगा y कैसा फंक्शन है, डिपेंडेंट फंक्शन। किस पे डिपेंडेंट है, वेरी गुड। और x कैसा है, याद रहेगा ना, हाँ वेरी गुड। अब आइए, अब डिफरेंशिएशन में कुछ सेट ऑफ फार्मूले हैं जिस पे हमें बात करनी है। ये फार्मूला खत्म हो जाएगा फिर हम बात करेंगे सीधा खाली इंटीग्रेशन पर, खत्म। आयुष याद रहे ना अभी, चलो एक नाम तो याद हो गया अच्छे से, अब वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। कौन से फंक्शन की, और फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, और लास्ट में अपन बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 4 तरह के फंक्शन बनते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या चीज है, ध्यान से देखो। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, यहां ध्यान से देखते रहना, नहीं तो फिर तुम लोग ऐसे गड़बड़ाओगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम फार्मूले देखते हैं, कौन कौन सा फार्मूला होता है। कोई डेरिवेशन हमें नहीं करना है किसी फार्मूले का। मैथ्स में जब पढ़ोगे कैलकुलस तो वहां करोगे डेरिवेशन, अभी के लिए काम नहीं है। तो जब इसको पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो कुछ सेट ऑफ फार्मूले हैं, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद रहना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, या वैसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, सब लोग पढ़ें, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। पक्का ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। तुम बोलो। हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, इतना कहाँ लिखे जा रहे हो, क्या लिख दिया, चार्ट तो यहाँ पे नाम लिखा है, तुम कब से लिखे जा रहे हो यार। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से कितना होता है, इट इज 0। कितना होता है, मतलब किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर। जरा मुझे यहाँ नहीं करता क्योंकि यहाँ सेट ऑफ फॉर्मूले लिखना हो तो उसी में मस्ती मजाक नहीं करेंगे। यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ पाई लिखा है तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आएगा, समझ में आया क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट नंबर आएगा तो क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए उसका, हाँ कैसे आएगा वो मैथ्स में पढ़ाएंगे सर। इसमें पूरा वो डेरिवेशन होता है एक एक फार्मूले का, लेकिन हम उतना लंबा करेंगे तो शायद 2-3 महीने मैथ्स पढ़ाएंगे। और मुझे ना बहुत सख्त बोला जा रहा है कि सर आप बहुत लंबा मैथ्स पढ़ाते हैं, इतना दिन मैथ्स पढ़ाइए बच्चे भाग जाएंगे। हाँ इसलिए मैं उस कोरल में चालू नहीं किया ना, मैथ्स फिजिक्स चालू कर दिया उनको, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब लेकिन 4 से 5 लेक्चर अलॉटेड होता है, हम 7-8 लेक्चर ले रहे हैं तो 3 लेक्चर एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो इसका डेरिवेशन तुम्हें सर बता देंगे, तुम्हें चाहिए होगा अलग से मेरे पास आना, आज नहीं क्योंकि आज मैं जल्दी में भागूंगा। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो अलग से बैठना, मैं सबका प्रूफ तुम्हें करा दूंगा, जरूरत नहीं है, परेशान मत होना। चलो दूसरा बताओ, पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ना सीखो। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, हाँ dx बाई dx कट गया ना, ऐसा मत बोलना, यहाँ 1 हुआ बस। क्या भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, टाइम है,
कोई टाइम है छोड़ने का? सेकंड लेक्चर है यार। मेरा भी सेकंड ही है। मेरा नहीं, मैं बच्चों की सोच के छोड़ता हूँ बस। क्या बच्चों, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं देखो। कौन बोला बे? आयुष, मारो इसको पकड़ के पहले। तारीफ करने लायक भी नहीं है। तो बात हो गया ना, मतलब सेकंड लेक्चर है, 10 मिनट जल्दी चलता है। 5 मिनट में 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। हाँ 4:30 छोड़ दूंगा। वो 10 मिनट होता है। फार्मूले लिखते हैं तो खत्म कर देता। डिफरेंशिएशन चालू किया ना यार। अच्छा, डिफरेंशिएशन चालू किया है। हाँ मैं भी बैठ जाऊँ क्या? बहुत टाइम हुआ है। बैठ जाओ। नहीं नहीं, ठीक है। डिफ क्या करोगे बैठ के? तुम्हें तो सब आता है भाई। पीएचडी वाले लोग हमसे पढ़ेंगे। करो, सिखाओ। तीसरा पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो आयुष, बोलो। Differentiation of x raised to n with respect हाँ बोलो। to x. हाँ देख, इसको देखा कर। डिफरेंशिएशन ऑफ कहाँ से है? डी बाई डी लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला नंबर क्या है? ये x रेज टू n। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? समझा? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो आयुष। x सही है, x पढ़ो। Differentiation of x raised to n with respect to 1. हाँ अब पढ़ लोगे पक्का? अगला तैयार रहना, तुम्हें पढ़ना है। तो x रेज टू n क्या होता है? nx रेज टू n माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? पावर को पहले लिख लिया, x पावर में से 1, n मतलब ये पावर, x मतलब ये खुद, n माइनस 1 बराबर कितना आएगा ये? और एक देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? y, क्या होगा? 5y रेज टू 4। सबको समझ आ रहा है क्या? आयु समझा? पक्का? अब तुम आगे बैठना अगले लेक्चर से। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5 क्या होना चाहिए? 5x रेज टू क्या होना चाहिए? 5x रेज टू 4। ये गलत है। हाँ नहीं 5x रेज टू 4 गलत है। क्यों पता है? जरा देखो, यहां x था तो यहां x था। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x था। यहां देखो x और x था। यहां क्या था? y और y। यहां क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? y। हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए यहां क्या चाहिए होगा? dx। क्या चाहिए होगा? लेकिन है क्या? तो क्या करे कि dx बन जाए? अब एक चीज पढ़ा है ना आपने कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को यहाँ क्या चाहिए? dx चाहिए ना, ये x है तो dx चाहिए। तो मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रीअरेंज करके? बोलो, कुछ नहीं समझा क्या? क्या क्यों किया ऐसा? क्योंकि फार्मूले में क्या है? यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ z तो मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n चाहिए तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के ही। y रेज टू n चाहिए तो z रेज टू n चाहिए तो m रेज टू n चाहिए तो m। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पहले m बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं? जो चाहिए मुझे, यहाँ dx चाहिए था ना, मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, और फिर इसके बाद मैंने रीअरेंज कर दिया, dx की जगह dy और dy की जगह पे dx। देखो अब इसके लिए तो आप फार्मूला पढ़े ही हो ना, ये वाले के लिए।
x और x बन गया ना, तो ये क्या बना 5x⁴, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे जुड़ा रहेगा साथ में। अब इसको ना मैथ्स में बहुत नाम देते हैं, इसको इनसाइड आउट, आउटसाइड इन रूल बोलते हैं। अरे भाड़ में गया, रूल छोड़ो, तुम्हें खाली समझ में आया x चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा क्या। और आगे इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे 11 मई के बाद।